प्यारे साथियों, हवा और पानी के बाद जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? 2 वक्त का भरपेट खाना, यही ना? भूख से प्राण निकले जा रहे हों तब क्या जात-पात और धर्म दिखाई देता है? लेकिन पेट भरते ही सिर उठाने लगती हैं फिर से वही दीवारें। देखती हूँ सपने पर। आज सुनिए शंभू राणा की कहानी ब्राह्मणी और सोचिए, क्या ये सच नहीं है? दोपहर की हाड़ गला देने वाली धूप में वो चली जा रही थी। गला प्यास से सूख गया था। पसीने से वो नहा गई थी। पसीना पोंछते पोंछते धोती का पल्लू भीग कर तर हो गया था। चाल शराबियों जैसी हो गई थी। कदम उठाना पहाड़ उठाने जैसा जान पड़ता। बदन की शक्ति किसी ने चूस ली हो जैसे। वो एक यजमान के यहाँ शादी के मंगल गीत गाने गई थी और लौट रही थी झगड़ कर। सवेरे सवेरे यजमान से झगड़ा हो गया। उसका कहना था कि पैसों के साथ एक धोती भी दो। एक ही तो बेटा है, कोई 2-4 तो नहीं। एक धोती तो मेरी भी होती ही है। पर यजमान नहीं माना। उसे भी चढ़ गई। जितना दिया था उसे वहीं पटका और दंदनाती हुई चली आई। गुस्से में चली तो आई, लेकिन अब वो पछताने लगी थी। गांव अभी 4-5 मील से कम नहीं था। भूख से बेहाल हुई जा रही थी। सवेरे यजमान के ही घर एक गिलास चाय पी थी। 2-3 घंटों से वो लगातार ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलती रही थी। भूख, प्यास और गर्मी से मरी जा रही थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। सोचने लगी कि मैं बेकार ही नाराज होकर चली आई। एक जरा सी धोती की ही तो बात थी। अपना ही तो यजमान था, कभी और ले लेते। आज शादी हुई है, कल नामकरण होगा। ये कोई आखिरी मौका तो था नहीं। ब्राह्मण कब नहीं चाहिए? मरने में, जीने में, हर वक्त। क्या मैं भी एक धोती में मरी। जितने दिए थे वो भी गए। यजमान अलग छूटा और नफे की परेशानी अलग। वो जैसे तैसे आगे को चलती रही। चाल बेतरतीब हो रही थी। कदम कदम पर ठोकर खाने लगी। आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था जिसकी छाया में बैठकर तनिक सुस्ता ले। उस साधारण सी चढ़ाई को भी वो घुटने पर हाथ रखकर चढ़ने लगी। बार बार कल्पना करती कि मैं सामने के छायादार चीड़ के जंगल में पहुंच गई हूं। पर ये कल्पना मात्र कल्पना ही थी। जंगल अभी आधा मील से कम दूर न था। वहां पहुंचकर आराम करने की कल्पना से ही उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा मिल रही थी, वरना वो तो कब की लुढ़क गई होती। छाया तो आधा मील दूर पर देख रही थी, पर पानी, वो तो घर पहुंचने के पहले मिलना असंभव ही था। रास्ते में 2 गांव पड़ते तो हैं, पर वहां ब्राह्मणी पानी थोड़ी पी सकती है। दलितों के गांव है। हाँ। गिरते पड़ते आखिर वो उस टापू पर पहुंच ही गई जहां से जंगल शुरू होता था और चढ़ाई समाप्त होती थी। आगे का रास्ता तय करने के लिए चढ़ना नहीं, उतरना होता। चीड़ के पेड़ों की छाया उस पर पड़ने लगी। छाया में पहुंचकर ज्यों ही वो बैठने वाली थी कि उसे नीचे की ओर से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। देखा तो थोड़ी ही दूर पर एक परिवार बैठा खाना खा रहा था। पति पत्नी और एक 4-5 साल का लड़का अचार से पराठे खा रहे थे। देखकर ब्राह्मणी के मुंह में न जाने कहां से ढेर सारा पानी भर आया। उसने बड़ी मुश्किल से पानी को टपकने से रोका और बोली, तुम्हारे पास पीने का पानी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मर्द ने हाथ का पराठा पत्नी को पकड़ाया और पानी का विशेष प्रकार का टोंटी लगा डब्बा और गिलास ब्राह्मणी के आगे रख दिया। 1, 2, 3, पूरे 5 गिलास पानी वो पी गई। खाना भी खाओ दीदी, औरत बोली। हाँ हाँ महाराज, खाओ, आदमी ने कहा और पराठों का डब्बा और अचार की शीशी ब्राह्मणी के आगे कर दी। ब्राह्मणी ने झट से 2 पराठे उठाए और उन पर अचार रखकर खाने लगी।
ये उसके जीवन का पहला अवसर था जब उसने किसी अपरिचित का अन्न जल ग्रहण किया, वरना जब तक उसे किसी की 7 पुश्तों की जानकारी न हो तब तक क्या मजाल कि वो उसके साथ अपनेपन से बातें भी कर ले। खाना पीना तो बहुत दूर की बात हुई। ये भूख का करिश्मा था कि उसने बिना किसी जांच पड़ताल के अपरिचितों के हाथ का अन्न जल ग्रहण कर लिया। पेट में अतड़ियों के अलावा दूसरी कोई चीज तो थी नहीं, फिर इतनी लंबी पूछताछ करने की शक्ति कहाँ से आती। धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष भूख इतनी जोर की थी कि उसने उसके भीतर के ब्राह्मण को मार डाला, जो इस पूछताछ, जाति, धर्म, खाद्य अखाद्य के पचड़ों में पड़ता था और दुख पाता था। देखते ही देखते ब्राह्मणी ने पराठों का पूरा डिब्बा चट कर डाला। जान में जान आई। हाँ, कहाँ के हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मणी ने पूछा। हम दिल्ली से आ रहे हैं अपने गांव। वहां बहुत गर्मी पड़ रही है। सोचा छुट्टी लेकर कुछ दिन गांव चलें। फिर बच्चा भी होने वाला है इसका। ये काम अपने घर में ही ठीक होते हैं, दूर परदेश में खर्चे ही खर्चे। दीदी, महीने तो पूरे हो गए पर कल से जरूर कभी कभी दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जाओ। औरत की एकाएक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ब्राह्मणी भौचक्की देखती रह गई। उसे विश्वास ही न हुआ कि पीड़ा प्रसव की हो रही है। पति भी घबरा सा गया। पत्नी का सर गोद में लेकर सहलाने लगा। बेटा रुआ सा हो गया। पति ने ब्राह्मणी की ओर अजीब नजरों से देखा। अब क्या होगा? इस संकट की घड़ी में तुम ही सहारा हो, उसकी मुख मुद्रा कह रही थी। उसने प्रकट में कहा, महाराज, अब क्या होगा? गांव यहां से अभी मील भर दूर है। बेचारी इस हालत में चल तो सकेगी नहीं। गर्मी के ये हाल हैं। अब जो भी होगा यहीं पर होगा और बस हमें आप ही का सहारा है। उसने ब्राह्मणी के आगे हाथ जोड़ दिए। ब्राह्मणी ने औरत के पैरों को आराम की दशा में रखा और पति को समझाया, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। औरत पूरा जोर लगाकर करहा को दबाती रही। तुम हो किस गांव के? ब्राह्मणी ने पूछा। महाराज, रतखान के हैं। थोड़ी दूर पर बैठे सिगरेट पी रहे मर्द ने कहा। रतखान? ब्राह्मणी भूत देखने की भांति चौंकी। हाँ महाराज, मेरे बौजियों का नाम केशव राम था। आगे वो जाने क्या क्या कहता रहा, पर ब्राह्मणी को सुनाई कहाँ दे रहा था। उसके दिमाग में सीटियां बजने लगी। उसे लगा कि जैसे कोई सर में हथौड़े बरसा रहा है। उसके भीतर से कोई फटे बांस की सी आवाज में चीखने लगा, तूने एक अछूत के हाथ का खाना खाया है, पानी पिया है, तू ब्राह्मणी है। कर दिया ना जन्म भर का धर्म कर्म चौपट। खाना पीना मिलने के बाद फिर से जी उठा उसके भीतर का ब्राह्मण। ब्राह्मणी मन ही मन सोचने लगी, अब क्या होगा? मैंने तो जान लिया कि ये लोग कौन हैं, केशव लोहार का बेटा, पर ये अभी तक नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ, किस जाति की। मैं कैसे मदद करूंगी इसके बच्चा जनने में? छी 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 छी। लोगों को पता चलेगा कि यह अछूत और मैं ब्राह्मण। बात फैल जाएगी। क्या कहेंगे लोग? सास वो तो घर में पैर तक नहीं रखने देगी। पूरे परिवार का हुक्का पानी सब बंद। पूरा परिवार प्यासा मर जाएगा, लेकिन खाना तो मैंने इनका खा लिया। भीतर बैठे ब्राह्मण ने हल निकाला, भाग निकल यहां से, इससे पहले कि ये लोग तेरे बारे में जाने। फिर बात कैसे फैलेगी? ब्राह्मणी ने औरत के मुंह की ओर देखा। उसकी पीड़ा क्षण प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही थी। उसने कस कर ब्राह्मणी का हाथ थाम रखा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं ब्राह्मणी भाग न जाए। उसकी पीड़ा को देखकर ब्राह्मणी पल भर के लिए सब भूल गई। वो ब्राह्मणी न रही, किंतु अगले ही पल फिर से ब्राह्मणी हो गई। भीतर बैठे ब्राह्मण ने चेता दिया,
उसने स्वर में मिठास खोलकर कहा, जरा छोड़ो तो, मैं अभी आती हूं, पानी बहुत पी लिया। और इससे हाथ छुड़ाकर ब्राह्मणी झाड़ी की ओट में बैठने के बहाने 10-20 कदम नीचे उतर गई। उसने पलटकर पीछे देखा। वे तीनों अब उसे देख नहीं पा रहे थे, न वो उन्हें देख पा रही थी। बीच में घनी झाड़ियां थीं। आगे का रास्ता भी घनी झाड़ियों के बीच से होकर जाता था। ब्राह्मणी ने एक बार फिर पीछे देखा। भीतर का ब्राह्मण चिल्लाया, भाग! उलझकर गिर न जाऊं, इस डर से ब्राह्मणी ने धोती को घुटनों तक उठाया और भयभीत हिरणी सी भाग चली। आप सुन रहे थे शंभू राणा की कहानी ब्राह्मणी।